Yes, good morning, dear students. Get ready for SST work. As you know that in the previous part, we have completed the lesson number 8, that is the women and reform. And after it, we will read the next chapter, and the next chapter is 11th, the flowering of culture. We will skip lesson number 9 and lesson number 10, challenging the caste system and colonialism and urban change. So we are going to leave these two lesson, and we are going to start our next lesson, that is the flowering of culture. Okay, so get ready. Dear students, in this lesson, mainly we focus on the topics growth of Indian press, literature, painting, music, dance, फोटोग्राफी, ड्रामा, स्कल्पचर। प्यारे बच्चों, आपको इसकी टॉपिक से ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें हम किस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ना है कि हमारे इंडिया में प्रेस, लिटरेचर, पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, फोटोग्राफी, ड्रामा, स्कल्पचर, वो सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं, जो हमारे कल्चर को दिखाती हैं, उन सब की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उन्होंने आगे तरक्की की। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट लेसन फॉर यू। इट विल गिव यू ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपने हमेशा हिंदी में या अदर पार्ट में लिटरेचर के बारे में, इंग्लिश में लैंग्वेज सब्जेक्ट में लिटरेचर के बारे में देखा होगा, लेकिन उनकी हिस्ट्री क्या है वो आप यहाँ पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट from the first topic, that is the printing press in India. The first printing press in India was set up in Calcutta in 1778. तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो थी वो कलकत्ता में 1778 में लगाई गई। However, it was not until the 19th century that it could produce a significant impact on the lives of the Indians. हालांकि जो प्रेस थी वो 1778 में यानी कि 18th सेंचुरी में लग चुकी थी, लेकिन 19th सेंचुरी तक भी इसका इंडियंस की लाइफ पर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट, प्रभाव नहीं पड़ा। उसका कारण शायद आपको थोड़ा थोड़ा अगर हम याद करें तो ये वो टाइम पीरियड है डियर जब हमारे इंडिया में यूरोपियन कंपनीज आई हुई थी ट्रेड के लिए। तो प्रिंटिंग प्रेस भी हमारे इंडियन ने नहीं लगाई, उन्हीं ने लगाई थी, और उन्होंने हमारे इंडियंस के ऊपर ख़ास तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि वो अपने लिटरेचर को या अपनी बातों को, अपने विचारों को नहीं लिख सकते थे, नहीं आगे बढ़ा सकते थे। तो इसीलिए 19th सेंचुरी तक, ठीक है, हमारे इंडियंस की लाइफ पर इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। लिथोग्राफी, जस्ट ए मिनट, यस, लिथोग्राफी was used for printing in India during this period. तो उस टाइम पे लिथोग्राफी को यूज़ किया जाता था, यानी कि जो लिटरेचर की कॉपियाँ थी वो लिखकर ही और कॉपियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, उसमें ये नहीं था कि कुछ और तरीके से हम बना सकें। फिर बाद में धीरे धीरे मतलब हमने क्या किया, चीज़ों को जैसे स्टैम्प होती है ना, स्टैम्प, उसके ऊपर मार्क किया और फिर इंक से उनको छापना शुरू किया। तो कुछ इस तरीके के कुछ ऐसे मीन्स थे जो हम यूज़ किया करते थे। ठीक है, कि स्टार्टिंग से तो हम क्या करते थे, बिल्कुल ही हाथ से ही एक जो चीज़ हमने लिखी है उसी को सेम दूसरी जगह पे लिख देना। पेपर भी नहीं था तो वो किसी भी पत्ते पर या किसी दीवार पर या किसी पत्थर के टुकड़े पर इस तरीके से लिख दी जाती थी। बाद में जब पेपर इन्वेंट हुआ, ठीक है, तो पेपर की इन्वेंशन के बाद भी जो कॉपी थी वो कैसे की जाती थी, लिख कर की जाती थी। और धीरे धीरे इसकी इन्वेंट हुई कि लोगों ने सोचा कि इसके लिए तो मतलब जैसे इंक आई, ठीक है,
लोगों ने देखा कि पत्तों को मसलने से, फूलों से, उनके रंगों से नए नए कलर बन सकते हैं। तो इंक के आने के बाद हमारे इंडिया में क्या होने लगा कि जो स्टैम्प होती है जिस तरीके से, ऐसे ही चीज़ों को उभरे हुए रूप में लकड़ी या किसी पत्थर या किसी मेटल के ऊपर लिखा जाता और फिर उनको इंक में डुबोकर और दूसरी चीज़ों पर लिखकर कॉपी बनाई जाती थी। इट वाज अ मोड ऑफ प्रिंटिंग विच यूज्ड स्टोन और ए completely स्मूथ सरफेस। तो ये मोड कैसे यूज़ होता था? कहते हम या तो उन चीज़ों की प्रिंटिंग किसी स्टोन पर या किसी स्मूथ यानी कि बिल्कुल प्लेन होता है ना, ऐसे सरफेस के ऊपर करते थे, क्योंकि उबड़ खाबड़ जगह पे तो वो स्टैंप लग ही नहीं पाएगी और ना ही उसका पूरा जो मैटर है वो छप पाएगा, है ना। इसके लिए एक तो स्मूथ सरफेस होना चाहिए और एक हार्ड यानी कि स्टोन होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस मेथड were this method was commonly used for printing works in Persian and Urdu। और सबसे ज़्यादा जो उस टाइम प्रिंटिंग हुई थी वो किस लैंग्वेज के लिटरेचर के लिए हुई थी? पर्शियन और उर्दू। इनिशियली ओनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड मैप्स वर प्रिंटेड। और हर चीज़ को भी प्रिंट नहीं किया जाता था, सिर्फ कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते थे ऑफिशियल या जो मैप होते थे उन्हीं को प्रिंट किया जाता था। लेटर ऑन इवन पेंटिंग्स वर प्रिंटेड। उसके बाद जो पेंटिंग्स थी उससे भी प्रिंट किया जाने लगा। बाय द मिड 19th सेंचुरी कलकत्ता हैड बिकम ए मेजर सेंटर फॉर पब्लिशिंग इन इंडिया। तो मिड 19th सेंचुरी तक कलकत्ता में जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी, एक मशीन आई थी जिसके ज़रिए जो प्रिंटिंग का काम था वो आसान हो गया। अब किसी स्टैम्प की तरह कुछ नहीं करना पड़ता था या स्मूथ सरफेस नहीं ढूंढना पड़ता था। तो एक ऐसी मशीन जिसने कि प्रिंटिंग के काम को आसान कर दिया, तो उसकी वजह से जो कलकत्ता था वो मतलब इसके लिए एक अच्छा पब्लिशिंग सेंटर बन गया। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ इंडियन प्रेस। अब देखिए हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रेस जो थी वो 1778 में कलकत्ता में लग चुकी है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि इंडियन को तो यूज़ करने पर ही मनाही थी, है ना। तो फिर इंडिया में जो इंडियन प्रेस की ग्रोथ है वो कैसे और कब हुई? द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द राइज ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कहते इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस का आना जो था, सबसे पहले उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा रोल, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि इंडियंस के दिल में नेशनलिज्म की जो भावना थी यानी कि राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसको और ज़्यादा बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया कि इसके ज़रिए जो एक इंसान की बात है वो पता नहीं कितने लोगों तक पहुंचती थी, उसके विचार जो थे बहुत से लोगों तक पहुंचते थे। तो उन विचारों से प्रभावित होकर जो लोग थे वो तैयार हो गए इंडिया के लिए स्ट्रगल करने के लिए। द इंडियंस, तो हम कह सकते हैं कि जो मतलब प्रिंटिंग प्रेस है उसने इंडियन के फ्रीडम मूवमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। द इंडियन बिकेम इन्फॉर्म्ड ऑफ द इवेंट्स हैपनिंग बोथ इन द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड। और इसका एक फ़ायदा और क्या हुआ कि जो इंडियन थे अब उन्हें भी घटनाओं के बारे में जानकारी मिलने लगी, कंट्री के अंदर क्या चल रहा है और कंट्री के बाहर यानी कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। द सेटिंग अप ऑफ मैनी न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज़। तो कहते जैसे ही इंडियन प्रेस आई तो बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर और जर्नल्स छपने लगे जिन्होंने इंडिया के नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रीय आइडिया जो थे, नेशनलिस्ट आइडिया जो थे उनको स्प्रेड कर दिया यानी कि सब लोगों तक पहुंचा दिया। देयर वर more than 500 newspapers
in publication in India by the end of 19th century. एंड ऑफ 19th सेंचुरी का मतलब ये है कि जब 19th सेंचुरी का एंड होने वाला था, ठीक है, यानी कहने का मतलब 1899 तक के पीरियड तक को हम इसका एंड मानते हैं 19th सेंचुरी का। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, उस टाइम तक हालांकि हमारे इंडियन जो थे आज़ाद तो तब भी नहीं हुए थे, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने स्ट्रगल करके, क्योंकि 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उसमें बहुत सारे अधिकारों की मांग भी थी हमारे लिए, ठीक है, तो काफ़ी हद तक हम चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर पाए थे। और इसी से ही हमें जब प्रेस की एक परमिशन मिली, तो उस टाइम हमारे जो एजुकेशनिस्ट थे, जो आगूकार थे, उन्होंने फिर इसके लिए न्यूज़पेपर और जर्नल छापने शुरू किए, लोगों के बीच में नेशनलिज्म की भावनाएं जगाई। तो नियर अबाउट 500 न्यूज़पेपर थे उस टाइम पे जो इंडिया में छपते थे। वन ऑफ द फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज इनिशिएटेड बाय राजा राम मोहन राय, और वो फर्स्ट इंडियन जिसने इंडिया का न्यूज़पेपर पहला बनाया था वो कौन था? राजा राम मोहन रॉय था। और ये हम पिछले लेसन में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि राजा राम मोहन राय ने हमारे देश के अंदर कुछ सोशल ईवल फैली हुई थी, उनके खिलाफ काम किया था। आपको याद होगा, सती सिस्टम को अबॉलिश करवाने में, यहाँ तक कि विडो रीमैरिज में, विवेकानंद जी की हेल्प करने में, तो और चाइल्ड मैरिज पर बैन करवाने में इन्होंने बड़ा ही एक अच्छा रोल प्ले किया। तो इन्होंने नेशनलिज्म की भावनाएं जगाने के लिए और अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाकर उन्हें समझाने का जो तरीका ढूंढा वो प्रिंटिंग प्रेस के जरिए ढूंढा। द न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर यूज्ड फॉर प्रोपेगेटिंग स्ट्रॉन्ग। तो जो न्यूज़पेपर थे इस पीरियड में जो पब्लिश किए जाते थे वो किसके लिए यूज़ किए जाते थे? फॉर प्रोपेगेटिंग स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यूज़। तो न्यूज़पेपर स्पेशली स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट व्यूज़ उनके लिए ही यूज़ किए जाते थे। एंड एज ए रिज़ल्ट द कॉलोनियल गवर्नमेंट पास्ड मैनी लॉज टू सप्रेस द वर्निकुलर प्रेस। वर्निकुलर मैं आपको पहले भी मीनिंग बता चुकी हूँ। वर्निकुलर का मतलब होता है रीजनल, क्षेत्रीय या इंडियन लैंग्वेज की जो प्रेस थी उसको बंद करने के लिए, उसको दबाने के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे लॉज भी पास किए ताकि इनको रोका जा सके, क्योंकि शरेआम अंग्रेजों के विरुद्ध बातें करके लोगों को नेशनलिज्म जगाया जा रहा था, तो कॉलोनी गवर्नमेंट ने इसका विरोध भी किया। सम इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स वर अमृता बाजार पत्रिका, बॉम्बे समाचार, सोम प्रकाश केसरी, द ट्रिब्यून एंड द हिंदू। तो इनमें से कुछ फेमस न्यूज़पेपर के नाम हैं जो यहाँ आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट वन, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं हम, लिटरेचर। लिटरेचर का नाम आते ही ऊपर कुछ राइटर्स के नाम दिए गए हैं। आपने हिंदी या इंग्लिश, हिंदी में ज़्यादातर नाम सुना होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, ओके। और यहाँ है शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। कुछ फेमस हमारे लिटरेचर के कुछ ऐसे लोग हुए जिनकी वजह से लिटरेचर अच्छे लेवल तक पहुँच पाया। तो देखते हैं लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर, द लिटरेचर ऑफ द 19th century saw a shift from the traditional themes of mythology to that of the issues of common people and more importantly to the idea of nationalism। कहते हैं 19th सेंचुरी में जो लिटरेचर लिखा गया, लिटरेचर का मतलब कोई कविता, कहानी, कोई नावल, कोई ड्रामा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती थी? लिटरेचर में आती थी। कहते हैं 19th सेंचुरी में जो लिटरेचर लिखा गया, ठीक है, वो किन पर डिपेंड होता था?
या तो जो ट्रेडिशनल थीम्स होती थी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल थीम्स होती थी माइथोलॉजी की, यानी कि जो लोगों की पुरानी परंपराएं या विचारधाराएं थी उसके ऊपर बेस्ड होता था, या फिर उसका सब्जेक्ट क्या होता था, जो आम लोगों के मुद्दे हुआ करते थे, इश्यू हुआ करते थे, या सबसे ज़रूरी उनका जो विषय हुआ करता था, सब्जेक्ट हुआ करता था, वो क्या था, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। तो ये मेन टॉपिक थे जिनके ऊपर उस टाइम का लिटरेचर लिखा जाता था। द एक्सपेंशन ऑफ लिटरेचर वाज फैसिलिटेटेड लार्जली बाय द डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। तो कहते हैं कि जो लिटरेचर का एक्सपेंशन हुआ उसने बड़े ही लेवल पर प्रिंटिंग प्रेस को डेवलपमेंट किया। कहने का मतलब ये कि पहले हमारे पास क्या था कि अपनी बात को लिखो, फिर उसी की हैंड रिटन कॉपी और बनाओ, फिर स्टैंप का रिवाज आ गया, फिर स्टैंप के जरिए उसकी कॉपियाँ बनाओ, जिसमें इंक कई बार ज़्यादा होती थी या कम होती थी, या क्लियर नहीं हो पाता था, है ना, या इतनी ज़्यादा कॉपीज़ नहीं होती थी कि जिससे बहुत सारी लोगों तक पहुंचाई जा सके, है ना। तो अब देखो, जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, तो प्रिंटिंग प्रेस तो आ गई, लेकिन वो चलेगी कब, जब उसको काम भी मिलेगा, है ना। तो ये जो लिटरेचर लिखने वाले लोग थे, इनके लिटरेचर की वजह से प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप होने का, यानी कि विकसित होने का एक मौका मिल गया। मॉडर्न सॉरी जस्ट ए मिनट यस Modern Hindi literature got a boost with the works of writers like भारतेंदु हरिश्चंद्र एंड मुंशी प्रेमचंद। तो कहते जो आधुनिक हिंदी साहित्य था, जिसको आप आज भी शायद पढ़ते हैं, कहते उसकी वजह से तो एक बूस्ट, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर लिटरेचर का वर्क बढ़ गया, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर लिटरेचर फैल गया। जैसे कि लोग इनकी कहानियों को, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र या मुंशी प्रेमचंद, इनकी कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि ये उस टाइम के आम जीवन के लोगों के साथ जुड़ी हुई कहानियाँ होती थी। नेक्स्ट है इश्यूज लाइक ऑपरेशन ऑफ द लोअर कास्ट्स, चाइल्ड मैरिज, सोशल इनइक्वालिटी वर डिस्कस्ड इन प्रेमचंद्स वर्क्स लाइक गोदान, सेवा सदन एंड रंगभूमि। तो देखिए, अब ये जो एक किताब है ना गोदान, ये सिर्फ एक कहानी का नाम नहीं है, कुछ कहानियों को मिलाकर के एक किताब बनाई गई है जिसको कि गोदान कहा गया है। ऐसे ही ये भी कुछ कहानियों का संग्रह है, और ये भी। तो कहते हैं कि जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ होती थी, उनके टॉपिक क्या हुआ करते थे, वो टॉपिक जो थे उस टाइम के आम पब्लिक के जीवन से लेते थे। जैसे जो लोअर कास्ट का बड़ा ही ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन का मतलब उनको दबाया जा रहा था या उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, या तो उस टॉपिक पर इनके लिटरेचर को लिखा जाता था, या चाइल्ड मैरिज, सोशल इनइक्वालिटी कि बड़े छोटे का बड़ा अंतर था हमारे समाज में। तो ये चीज़ें जो थी मेजर इशू, ये प्रेमचंद की कहानियों में इस वक्त डिस्कस किए जाते थे। और कौन कौन सी वो कहानियाँ हैं, गोदान, सेवा सदन और रंगभूमि। मैनी लिटरेरी वर्क्स वर प्रोड्यूस्ड इन बंगाली। और ज़्यादा लिटरेरी वर्क जो था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कलकत्ता में लगी थी प्रिंटिंग प्रेस। कलकत्ता कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, उसी की कैपिटल है ना। और उस टाइम जो बंगाल था वो एक ही हिस्सा था, वो ईस्ट या वेस्ट में बटा हुआ नहीं था। अब तो बट गया, हम जो ईस्टर्न बंगाल है उसको हम बांग्लादेश कहते हैं, और जो वेस्टर्न बंगाल था उसको हम आज भी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल कहते हैं, जिसकी कैपिटल क्या है, कोलकाता। ऑलरेडी हमने ये बात पढ़ी है कि जो कलकत्ता है वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट हुआ था, यानी कि वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस पहले लगाई गई थी, सॉरी इन्वेंट नहीं हुआ था, लगाई गई थी। तो इसीलिए जो बंगाल में रहने वाले या उसके आसपास रहने वाले लोग थे, उनके साहित्य को बड़ी ही
जल्दी एक बूस्ट मिल गया। तो कहते हैं ज़्यादातर जो लिटरेरी वर्क था वो बंगाली में लिखा गया, बंगाल के लोगों ने लिखा तो बंगाली में ही लिखा। सम ऑफ दीज वर शरत चंद्र चटर्जी, देवदास, परिनीता एंड श्रीकांता, बंकिम चंद्र चटर्जीज दुर्गेश मुखी। अब ये देखिए यहाँ पे आपको राइटर के साथ उसकी किताबों के नाम दिए गए हैं। जैसे शरत चंद्र चटर्जी ने बंगाली में जो अपनी रचनाएं दी वो कौन कौन सी थी? देवदास, परिणीता और श्रीकांता। और ऐसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली में कौन सी अपनी रचनाएं दी? दुर्गेश मुखी, आनंद मठ एंड देवी चौधरानी। ये रचनाएं थी बंकिम चंद्र चटर्जी की, जो कि लिखी गई थी बंगाली में। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। द इंडियन सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज़ फ्रॉम द वर्क आनंद मठ। तो यहाँ तक कि जो आनंद मठ था बंकिम चंद्र चटर्जी का, उनकी रचना थी, उसी में से ही इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर was a prominent Bengali writer and poet who also made significant contribution to music, dance, drama and painting। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बंगाली राइटर थे, पोइट भी थे, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया किस किस फील्ड में? म्यूज़िक के फील्ड में, एक संगीतकार के रूप में, डांस के रूप में, ड्रामा के रूप में और पेंटिंग के रूप में। तो इनकी बहुत सारा लिटरेचर में योगदान रहा है। हिज बुक गीतांजलि won the Nobel Prize for Literature in 1913। तो रविंद्रनाथ जी की जो बुक थी गीतांजलि, उसे नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ जो है वो इंडिया में लिटरेचर के ऊपर दिया जाने वाला सबसे बड़ा प्राइज़ है। ठीक है, तो गीतांजलि, उनकी बुक गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1913 में। गोरा एंड घारे भैरे आर टू अदर इम्पोर्टेंट बुक्स रिटन बाय हिम। तो गोरा और घरे भरे जो है वो दो अदर इम्पोर्टेंट बुक्स थी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई थी। उर्दू writer and poets also made significant contribution to Indian literature during this period। तो कहते हैं कि उर्दू राइटर और पोइट भी, उन्होंने भी इंडियन लिटरेचर में इस पीरियड में अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। मिर्ज़ा गालिब was an important poet। उनमें से एक फेमस थे मिर्ज़ा गालिब, पोइट ऑफ द कोर्ट ऑफ बहादुर शाह जफ़र, जो कि कौन से राजा के दरबार में रहते थे? बहादुर शाह जफ़र के दरबार में रहते थे। मोहम्मद इकबाल कंपोज द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। कहते मोहम्मद इकबाल ने भी एक सॉन्ग लिखा था उस टाइम, जो आज भी बहुत फेमस है, सारे जहाँ से अच्छा, 19th सेंचुरीज में। अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी वर्क्स वर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द वर्निकुलर लैंग्वेजेस लाइक उड़िया, आसामीज़, मराठी एंड कन्नाडा एक्सेट्रा। कहते इसके अलावा, ये तो हमने पीछे क्या पढ़ा, कुछ पहले बंगाली वर्ग के बारे में पढ़ा, फिर उर्दू वर्ग के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा भी इंडिया में जो वर्निकुलर लैंग्वेज, यानी कि जो अलग अलग एरिया की अलग अलग भाषा थी, उसमें बहुत सारा लिटरेचर छपा। जैसे उड़िया में आसामीज़, मराठी, कन्नाडा,
जैसी भाषाओं में लिटरेचर छपा। इन साउथ बुलाठल नारायण मेनन, कुमारन असा एंड महाकावी उल्लूर परमेश्वरा अय्यर रोट इन मलयालम। तो साउथ में बुलाठल नारायण मेनन, कुमारन असान, महाकाव उल्लूर परमेश्वरा अय्यर, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने मलयालम में अपनी रचनाएं लिखी और उनको प्रिंट किया। इंदुलेखा was the first modern novel published in मलयालम। और इंडिया में जो पहला मॉडर्न नावल था मलयालम में पब्लिश हुआ वो कौन सा था? इंदुलेखा। इट वाज रिटन बाय ओ चंदू मेनन। तो ये ओ चंदू मेनन द्वारा लिखा गया था। पोइम्स रिटन इन तमिल बाय सुब्रमण्या भारती आर पॉपुलर इवन टुडे। कहते सुब्रमण्या भारती की लिखी हुई जो पोएम्स हैं तमिल में वो आज भी पढ़ी जाती हैं और एंजॉय की जाती हैं। सो वी हैव रीड अबाउट टू मेन पार्ट, दैट फर्स्ट अबाउट द प्रिंटिंग प्रेस एंड सेकंड द लिटरेचर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड in the next part.